जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो मैं विषय उठा रहा हूं, ये थोड़ा सा तकनीकी है, प्रबंधन शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार है, लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और सरल शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये बात बड़ी गूढ़ रूप से समझनी पड़ेगी कि आखिर जिस देश में हमारे पूर्वजों ने कभी जनसंघ को या भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का मौका नहीं दिया, वो पिछले 25 साल से कभी किसी के कंधे पे पैर रखकर, कभी किसी के कंधे पे पैर रखकर अपनी जड़ें मजबूत करने लगा, कर पाया, और अब उसने अपनी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत कर ली। आपको पता है कि जनता पार्टी के निर्माण से पहले, 1977 के पहले, भारतीय जनसंघ को वोट देने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे और भारतीय जनसंघ इलेक्शन नहीं जीत पाती थी। ना भारतीय जनसंघ जीत पाती थी, ना भारतीय जनता पार्टी जीत पाती थी। जनता पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी लोग भी उसमें आए, वामपंथी भी उसमें आए, जनसंघ के लोग भी उसमें आए, और उससे भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर जमाने का अवसर मिला। उसके बाद राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, अडवाणी जी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की, हिंदुओं को यह मैसेज दिया कि जैसे उनके प्रभु राम के मंदिर में बहुत बड़ी बाधा है, और इस प्रकार से पूरी यात्रा करके उन्होंने हिंदुओं को एक तरह से संगठित किया और हमारे देश के जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर था उसको ध्वस्त किया। यह बात अलग है कि अडवाणी जी को भी यह बात पता थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी यह बात पता थी कि हमारा देश सर्वाइव लॉन्ग टर्म में कर सकता है केवल धर्मनिरपेक्षता से, और धर्मांधता से देश, कोई भी देश आज तक मजबूत नहीं हुआ। किसी भी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी देश मजबूत हैं वो सेकुलर हैं और वहां पे धर्म और जाति के आधार पे विभेद नहीं होता, और जो जो देश धार्मिक उन्माद से ग्रस्त हैं वो विकास नहीं करते। पाकिस्तान विकास नहीं कर पाया, अफगानिस्तान विकास नहीं कर पाया। श्रीलंका ने जब रास्ता चुना कि उन्होंने सिंगलीज को भड़का के बाकी क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल कर सत्ता हथियाई, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ आपको पता है। बांग्लादेश, जहां पे शेख हसीना में बाकी कुछ भी कमजोरी रही हो, राष्ट्रीय सेठ भारत के लाभ देने के लिए उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्सटाइल क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, क्योंकि बांग्लादेश ने सेकुलरिज्म को अपनाया और धर्मांधता को पीछे किया। और जब से शेख हसीना भारत में शरण लेके बैठी हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पे है, क्योंकि वहां धर्मांधता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बांग्लादेश भी वो औद्योगिकीकरण में आगे नहीं बढ़ पा रहा जो पहले बढ़ा करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो जनता पार्टी के गठन के बाद अपने पैर जमाए और उसके बाद धीरे धीरे वो मजबूत होता रहा। तो मेरा जो हाइपोथेसिस है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे हुआ, तो मेरे को ये लगा इस पे थोड़ी सी रिसर्च की जाए, और रिसर्च करने से मुझे ये पता चला कि आखिर जो हुआ है ये एक प्रबंधन शास्त्र के एक सिद्धांत पोर्टस मॉडल के माध्यम से हुआ है। देखिए, पोर्टस का 5 पॉइंट मॉडल है जो प्रबंधन शास्त्र का सिद्धांत है, और बड़ा अच्छा सिद्धांत है, बड़ा सरल सिद्धांत है, और कोई भी इसको समझ सकता है। इसका ज्यादातर उपयोग इस बात पे होता है कि जब आप कोई नई इंडस्ट्री लगाते हैं, नया उद्योग लगाते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, तो आपको 5 बिंदुओं पे विचार करना चाहिए। और अगर आप गंभीर चिंतन मनन करेंगे तो आप चाहे सोचें या न सोचें, या एमबीए आपने किया हो या न किया हो, लेकिन इसका मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और ये 5 पॉइंट में से एक एक पॉइंट धीरे धीरे मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में बताता हूं, और उसका महत्व बताता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने के कारण को मैं क्यों पोर्टस मॉडल के उनके उपयोग को मानता हूं, उसका स्पष्टीकरण आपको देता हूं। जब इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी या नया वेंचर शुरू करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया, कि आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे के आंदोलन का
फायदा उठाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जुटाया और उसमें भी आरएसएस का बहुत प्रमुख स्थान था जब अन्ना हजारे के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और उस आंदोलन के माध्यम से ऊपर बढ़कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लंबा शासन किया। वो बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी के चेले ही थे आम आदमी पार्टी वाले, बाद में गुरु ने चेले को पछाड़ा और अब गुरु आगे बढ़ गए और चेले पीछे रह गए। अब ये मिली भगत से हुआ नहीं हुआ ये तो दोनों जानते होंगे और यही इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम, मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, पहले तो इसका विस्तृत अध्ययन कीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने भी वो किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, जनसंघ ने भी वही किया। उन्होंने पहले यह समझा कि पूरे देश के अंदर राजनीतिक परिस्थिति क्या है और गोलबंदी किस प्रकार से। तो उन्होंने समझा कि जो कांग्रेस है ये जमी जमाई पार्टी है, देश के हर धर्म और जाति के लोगों का इसको समर्थन प्राप्त है और ज्यादातर लोग देश के अंदर सेकुलर बनना चाहते हैं। तो और जो धार्मिक उन्माद है वो देश के अंदर बहुत कम है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया और कभी भी जनसंघ को आगे नहीं बढ़ने दिया। और आम आदमी पार्टी का तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं, एक नई पार्टी बनी, बहुत तेजी से उभरी और फिर तेजी से नीचे भी चली गई। तो ये समझा, अब मैं जनसंघ की बात करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात करता हूं, मैं अभी आम आदमी पार्टी की बात बाद में करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि अब ये जो सेकुलरिज्म है और देश के अंदर बिल्कुल जड़ तक नीचे तक पहुंच गई है और बुजुर्ग इसको समझ गए हैं, नई जनरेशन को इसका वो कराया जाए और हमारे आराध्य भगवान श्री राम का माध्यम बनाकर लोगों को ध्रुवीकृत किया जाए और देश का चाहे कुछ हो ना हो उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाए। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट एंड दे अंडरस्टूड कि सेकुलरिज्म को रिप्लेस करके जब तक धर्मांधता की ओर नहीं ले जाया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जड़ें नहीं जमा पाएगी। तो उन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया और लोगों को धीरे धीरे धार्मिक ध्रुवीकरण और बहुसंख्यक हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने जो अल्पसंख्यक थे मुसलमान उनको स्केपगोट बनाया, उनको आइसोलेट करना शुरू किया और यह बताना शुरू किया कि देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो माइनॉरिटी की वजह से हैं, मुसलमानों की वजह से हैं और हिंदुओं को संगठित हो जाना चाहिए, उसका फायदा बना के उन्होंने आगे। तो पोर्टर्स का पहला मॉडल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम। सेकंड, इंडस्ट्री भी आप लगाते हैं तो ये देखना चाहिए आपको कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है। भाई मान लीजिए आप डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं तो पहले आपने इक्विलिब्रियम समझ लिया, कहां कहां डबल रोटी की फैक्ट्री है, क्या क्या कैपेसिटी है, कितना कितना बनाती हैं, कितने बड़े लोग हैं, प्रोमोटर्स कौन है, कितने ताकतवर हैं, कितने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अच्छी है, कितनी बड़ी मशीनें लगी हैं, कहां की मशीनें लगी हैं, कौन सी मशीन लगी हैं, आपने इक्विलिब्रियम को पहचान लिया। अच्छा, फिर आपने ये देख लिया कि कहां कहां सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है और कहां कहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मानी बात है आप फैक्ट्री वहीं पे लगाएंगे जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, लेकिन ये खतरा तो है, आपने डिमांड सप्लाई तो समझ ली, गैप तो समझ लिए, लेकिन जहां पे आपने फैक्ट्री लगाई अगर वहीं पे बगल में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई, बड़े आदमी की फैक्ट्री लग गई तो आपकी फैक्ट्री डूब जाएगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डबल रोटी की फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, वो भी खतरा आपको भांपना पड़ेगा। इसके बाद थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम आपने देख लिया, आपने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स देख लिया, लेकिन यह भी हो सकता है कि लोग डबल रोटी खाना छोड़ दें और उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर दें। जैसे आज की जनरेशन में आप देखिए, आज की जनरेशन का जो खान पान है वो हमारी जनरेशन से बदल गया है। हमारा जनरेशन का अपने पहले की जनरेशन से खान पान बदल गया। आज से 100 साल पहले लोग 10 बजे रोटी खाते थे, रोटी दाल सब्जी खाते थे, 10 बजे खा लेते थे और शाम को 5-6 बजे तक खाना खा लेते थे। ब्रेकफास्ट का कोई सिद्धांत नहीं था। अब ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होता है और
अगली जनरेशन का जो खाना है वो नूडल्स का होता है, वो मैगी का होता है। वो खाना उड़द की दाल और रोटी का नहीं होता, वो मक्के की रोटी सरसों का साग का नहीं होता। तो उनकी अब अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया, कोई नया ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो नई जनरेशन पसंद नहीं करती है और आपने डब्ल्यूटी की फैक्ट्री लगा ली, तो आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर। अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आपके पास बार्गेनिंग पावर क्या होगी, और अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो सेलर की बार्गेनिंग पावर क्या होगी। माने जहां भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, अगर आपकी एकाधिकार होगा, अगर आपकी मोनोपोली होगी, क्योंकि वहां कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, और आपकी मार्केटिंग और प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, तो आप टर्म्स डिक्टेट करेंगे, नहीं तो कंज्यूमर डिक्टेट करेगा। कंज्यूमर डिक्टेट करेगा तो आप बहुत ज्यादा फायदा नहीं बना पाएंगे, और आप डिक्टेट करेंगे तो फायदा उठा पाएंगे आप। तो ये पोर्टर्स मॉडल का उपयोग इंडस्ट्री में होता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि दो धड़े हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो कि धार्मिक उन्माद की तरफ केंद्रित हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो सेकुलर हैं। अब सेकुलर जीतेंगे ही जब 70% होंगे, तो पहले तो उन्होंने हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया। हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया, उन्होंने कहा ठीक है 15-17% मुसलमानों को ले जाना है तो ले जाओ, हमें तो 85% पे कंसंट्रेट करना है। उन्होंने कह दिया हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हमको हिंदुओं के वोट चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में, उन्होंने न्यू एंट्रेंट्स खुद पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी ने न्यू एंट्रेंट्स खुद पैदा किए, क्योंकि वो जानते थे कि सेकुलर वोट में बंटवारा करना है। तो सेकुलर वोट में बंटवारा करने के लिए उन्होंने न्यू एंट्रेंट्स अपने आप पैदा किए। आम आदमी पार्टी को पैदा किया जो सेकुलर था, और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बाकी विनोद राय ने क्या कहा और आंदोलन चला, क्या झूठी मन घड़ंत बातें की गई, डिस्क्रेडिट किया का कांग्रेस पार्टी को, आरएसएस का पूरा उसमें हाथ था। तो उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी पार्टियां खड़ी कर दी जो कि सेकुलर वोट्स में डिवाइड कर दें। उसमें ओवैसी साहब की पार्टी हो गई। अब वो मानी बात है कि ओवैसी साहब की स्टडी यही है, भारतीय जनता पार्टी को गरियाओ और गरिया के सेकुलर वोट्स को अपनी तरफ आकर्षित करो, और विशेष तौर पर मुसलमानों को यह बताओ कि देखो कांग्रेस और सपा और आरजेडी जैसे सेकुलर पार्टीज तो खुल के तुम्हारे लिए नहीं बोलती, मैं बोलता हूं। तो 15% में डिवीजन कर दो और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दो जिससे हिंदू और ज्यादा पोलराइज हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाए। तो वैसे ही साहब विदेश भी घूम आएंगे, ईडी की रेड भी नहीं होगी, उनको फायदा भी होगा और सेकुलर वोट में डिवीजन हो जाएगा। तो जब सेकुलर पार्टी सपा हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इनको हिंदू ध्रुवीकरण के कारण हिंदुओं का वोट भी नहीं मिलेगा और ओवैसी के कारण मुसलमान वोट भी नहीं मिलेगा, तो जीतेंगे कैसे। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर सेकुलर वोट्स में डिवीजन किया और सेकुलर वोट्स को तब तक खींचा जिससे कांग्रेस मजबूत हो गई और भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद दोबारा सत्ता में आ पाई। पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत गई कि आम आदमी पार्टी 3 टर्म से थी, एंटी इनकम्बेंसी थी और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिए, जहां झुग्गी वहां मकान और दुनिया भर के करके उन्होंने सत्ता हथिया ली और उनके बी पार्टी पीछे हो गई, ये पार्टी आगे हो गई। तो खुद ही उन्होंने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किए, उन्होंने खुद ही एंट्रेंट किए और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मजबूत कर लिया, क्योंकि अब ओवैसी साहब भी जैसे लोग हैं जो सेकुलर वोट में डिवीजन कर लेते हैं, बहन मायावती जैसे लोग हैं जो वोट कर लेते हैं और आम आदमी पार्टी जैसे लोग हैं जो सेकुलर वोट में डिवीजन कर देते हैं। इसीलिए गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर, हर जगह आम आदमी पार्टी वहां जाके चुनाव जरूर लड़ती है जहां पे कांग्रेस मजबूत है। हरियाणा के अंदर और कभी कभी सत्ता हासिल भी कर लेती है जैसे पंजाब के अंदर, लेकिन 2-4 इलेक्शन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप के खुद पीछे हो जाएगी, कि उसका मकसद ही केवल सेकुलर वोट में डिवीजन करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही पोर्टर्स मॉडल का उपयोग करके अपने को मजबूत किया। अब इसी मॉडल की वजह से वो कमजोर हो रही है और ये रिसेंटली आप 1-2 महीने के अंदर देखें, इसी पोर्टर्स मॉडल में नुकसान हो गया। अभी तक जो काम कभी नहीं हुआ था वो अब होना शुरू हो गया, हिंदू वोटों में डिवीजन, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जैसे ये कांड हुआ शंकराचार्य महोदय का, अगर प्रयागराज में शंकराचार्य को स्नान करने दिया गया होता अपनी पालकी में, बाकी संतों को दिया किया गया, माघ में स्नान किया गया, अगर उनको भी करने देते कोई परेशानी ना होती। लेकिन वहां जिस प्रकार का सीन क्रिएट किया गया
कि उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया, उनको गाली गलौज की गई, उनके शिष्यों को बटुकों की चोटियां खींची गई या विभूषित खींचे गए। तो उससे क्या हुआ कि जो हिंदू वोट है, सच्चा सनातनी है, वो उत्तेजित हो गया और हिंदू धर्म दो भागों में बट गया। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि सेकुलर वोट में डिवीजन करो और कट्टर हिंदुओं को अपने साथ जोड़ो, लेकिन शंकराचार्य के साथ जैसे जो बड़े शुद्ध सनातनी है और कट्टर सनातनी है, वो शंकराचार्य के साथ ज्यादातर जुड़े हुए हैं और संत समाज भी दो भाग में बट गया। एक संत समाज जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, और जो आदि गुरु शंकराचार्य के जमाने से चारों पीठों के शंकराचार्य के मानने वाले थे और शंकराचार्य थे, क्योंकि शंकराचार्यों को भी लगा कि धीरे धीरे ये नकली शंकराचार्य इकट्ठा करके, महामंडलेश्वर इकट्ठा करके हमारी सारी मठों को और जमीनों को खींच लेंगे और छीन लेंगे। तो चारों एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा हम 10 मार्च को दिल्ली में एकत्रित होंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो हिंदू वोट में डिवीजन हो गया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे एक और कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने यूजीसी बिल ले आए। अभी तक तो वो कहते थे एक हैं तो सेफ हैं, कटोगे तो बटोगे, लेकिन जब ये यूजीसी बिल आया और उसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूशंस में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर कोई दलित और ओबीसी अगर सवर्ण के खिलाफ शिकायत करेगा तो तुरंत जांच होगी, कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन अगर जांच में वो गलत पाया गया तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। इससे हिंदू धर्म फिर दो भागों में डिवाइड हो गया, सवर्णों में और ओबीसी और दलितों में। तो एक तो शंकराचार्य के साथ किया हुआ व्यवहार, तो पोर्टस मॉडल में जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी, अपने ही पैर से उसको खराब कर लिया। तो हिंदू वोट डिवाइड हो गया। अब ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि मुसलमान और अल्पसंख्यक कितना समझते हैं कि उनके हित में क्या है। उनके हित में क्या ओवैसी और बहन मायावती और आम आदमी पार्टी जैसे लोगों के साथ जाना है, या वो मूल सिद्धांतों पे खड़ी कांग्रेस पार्टी जिसने कभी भी धार्मिक उन्माद का उपयोग नहीं किया राजनीतिक उसके लिए, उसके साथ खड़े हों या डिवाइड हों। और हिंदुओं भी आज ये मति भ्रम में हैं कि जिस यूजीसी बिल के लाने के साथ उन्होंने दलित ओबीसी वर्सेस सवर्ण की लड़ाई करा दी और शंकराचार्य के ऊपर एक प्रकार का गलत व्यवहार करके उन्होंने असली सनातनी और नकली सनातनी में युद्ध कर दिया। तो हिंदू जो नहीं डिवाइड कर रहा था कांग्रेस और बाकी लोग, क्योंकि वो उत्तेजनात्मक बातें करके हिंदुओं को उत्तेजित नहीं कर पा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही हाथ से उसको नष्ट कर दिया। तो इसीलिए मेरी यह हाइपोथेसिस है कि पोर्टस मॉडल से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और पोर्टस मॉडल से ही खुद भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। और इसका आगे का जो कदम है, जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया कि इजराइल के अंदर डांस किया गया जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए, वो खुश हो गए। और जनरल नारवाने ने जिस तरह से बाहर निकल के स्टेटमेंट दिया है और जिस तरह से ट्रेड डील हुई है, ये एक फर्दर ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो शायद वही दिन दोबारा आ जाएंगे जब जनसंघ को 2 सीटें मिला करती थी और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद 2 सीटों के लिए तड़पना पड़ेगा। लेकिन जब तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।